हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट शुरू कर रहे हैं. दैट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज़ शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे एंड इफ़ टाइम रिमेन्स देन वी विल ऑल्सो स्टार्ट विथ द टॉपिक ऑफ रूट सिस्टम को और डिटेल्स में समझेंगे कि कितने टाइप्स के रूट्स होते हैं. ओके तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम देखना चाहिए, फिगर 8.2 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है. इस डायग्राम में हम लोग को डिफरेंट पार्ट्स दिख रहे हैं प्लांट के. ठीक है, सबसे पहली बात, प्लांट का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर होता है, सॉइल से ढका हुआ होता है, उस हिस्से को हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं एज डिनोटेड हियर इन द डायग्राम. ठीक है, तो ये वाला पूरा हिस्सा जो ज़मीन के नीचे है ये रूट सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे वाला पोर्शन है और नॉन ग्रीन होता है और वो ग्रीन कलर का नहीं होता है. ओके सो ये रूट सिस्टम होगा और ये एक तरीके से पानी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और उसके दूसरे भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन पानी एब्जॉर्ब करना इसका सबसे मेन फंक्शन है. ओके इसके बाद ज़मीन से ऊपर वाला जितना भी पोर्शन होता है प्लांट बॉडी का, जो सॉइल पार्टिकल से ढका हुआ नहीं होता है, जो अपराइट पोजीशन में ऊपर की तरफ रहता है, एंड रूट सिस्टम जो ज़मीन के नीचे है उसके जस्ट ऊपर ही शूट सिस्टम होगा. ठीक है, तो शूट सिस्टम इज़ दैट पोर्शन ऑफ द प्लांट विच इज़ जस्ट अबव द सॉइल. ओके, जस्ट अबव द ग्राउंड. तो ज़मीन के ऊपर वाला पोर्शन प्लांट का, ये पूरा हिस्सा, ये जितना भी पोर्शन है, ये पूरा हिस्सा क्या है, शूट सिस्टम है. ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग यहाँ समझेंगे कि रूट सिस्टम में कितने सारे पार्ट्स हैं एंड शूट सिस्टम के कितने सारे पार्ट्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रूट सिस्टम से शुरू करते हैं. सबसे पहली बात यहाँ लिखा हुआ है टैप रूट, क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा रूट है जो टैप रूट का एग्जाम्पल है. हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट में, तो टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट, फाइब्रस रूट, ये सब में आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएगा. ओके, टैप रूट मतलब कि एक ऐसा मेन रूट है और मेन रूट से बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं. दे आर स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम द मेन रूट एंड दे आर स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शंस. लैटरल रूट्स मतलब एडिशनल रूट्स होता है जो मेन रूट से बाहर निकल रहा होता है. ठीक है, तो ये आपका मेन रूट है. ये जो थिक जड़ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका मेन रूट है, और इसी रूट से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जड़ बाहर की तरफ निकल रहे हैं. तो जो ये स्मॉलर रूट्स होते हैं जो मेन रूट से बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, इन छोटे छोटे स्मॉलर रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल रूट कहते हैं. ओके सो यहाँ पर लैटरल रूट आई होप आपको समझ आ गया होगा. इसके बाद अब हम लोग शूट सिस्टम के डिटेल्स में देखेंगे कि शूट सिस्टम कौन कौन से पार्ट से बना हुआ है. सबसे पहला तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फ्लावर. तो यू ऑलरेडी नो व्हाट अ फ्लावर इज़. फ्लावर में पेटल्स होता है, सेपल्स होता है, देन अदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर ऑल्सो देयर प्रेजेंट इन द फ्लावर. तो हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो एवरीबडी नोज हाउ अ फ्लावर लुक्स लाइक. तो फ्लावर में समझाने जैसा कुछ नहीं है. देन अनदर पार्ट दैट यू सी इज़ अ फ्रूट, फल जो प्लांट में होता है, जो फ्लावर के बाद का स्टेज है, कि फ्लावर से फिर बाद में वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट ऑल्सो यू हैव ऑलरेडी सीन इन एनी प्लांट. सो उसमें भी कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, यू ऑलरेडी नो. नेक्स्ट पार्ट दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन हियर इज़ नोड. नोड जो पोर्शन है वो इस जगह डिनोट कर रहा है, ये ऐसा जगह है, ये ऐसा पार्ट है प्लांट का जहाँ से नया लीव्स ग्रो कर सकता है. तो अ पार्ट ऑन द स्टेम फ्रॉम विच अ न्यू लीफ ग्रोज इज कॉल्ड एज अ नोड. तो नोड एक ऐसा पोजीशन होता है स्टेम में जिस पोजीशन से नया लीफ ग्रो कर सकता है, नया पत्ता उग सकता है. तो जिस भी पोजीशन से नया पत्ता ग्रो करता है, उस पॉइंट को, उस पोजीशन को स्टेम पे हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, उसको हम नोड्स कहते हैं. ओके, नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इंटर नोड. नोड तो समझ आ गया दैट व्हाट इज़ अ नोड. नाउ व्हाट इज़ अ इंटर नोड. तो इंटर नोड यहाँ से लेकर के इतने दूर तक के डिस्टेंस को हम इंटर नोड कह रहे हैं. सो व्हाट डू वी मीन बाय इंटर नोड. इंटर मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में, इन बिटवीन टू थिंग्स.
तो इन बिटवीन व्हाट, इन बिटवीन टू नोड्स, सो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज अ इंटरनोड। यहाँ पर एक नोड है, इस जगह भी एक नोड है, मतलब यहाँ से आपको एक पत्ता उगता हुआ दिख रहा है, ये वाला पत्ता देख रहे हैं कि यहाँ से उग रहा है, और यहाँ से आपको एक ब्रांच निकलता हुआ दिख रहा है, या फिर यहाँ से भी एक पत्ता उगता हुआ यहाँ साइड में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस जगह से यहाँ पर एक और पत्ता आपको दिख रहा है। तो दो पत्ते जो उग रहे हैं स्टेम में ही, और उन दोनों पोजिशंस को हम नोड कह रहे हैं, मतलब दिस पोजिशन इज ऑल्सो अ नोड, ओके, एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो अ नोड। इन बिटवीन टू नोड्स दिस डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, इंटर नोड कह रहे हैं। मतलब ऊपर में एक जगह पर, यहाँ पर अगर एक नोड होगा और यहाँ इस जगह एक और नोड होगा, तो इंटर नोड हम कौन से डिस्टेंस को बोलेंगे, दो नोड के बीच का डिस्टेंस, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इंटर नोड कहेंगे, ओके। सो इंटर नोड इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स, मतलब एक के बाद एक अगर नोड्स आपको दिखता है स्टेम में, तो एक के बाद एक जो नोड्स हैं लगातार, जो जैसे नोड्स आपको दिख रहे हैं स्टेम्स में, तो उन कोई भी लगातार दो कंजिक्यूटिव नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जितने दूर पर दूसरा नोड होगा, उस डिस्टेंस को हम इंटर नोड कहेंगे, ओके। सो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बड। व्हाट इज़ अ बड? सो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं दैट बड इज़ मार्क्ड बाय दिस स्वोलन स्ट्रक्चर, ये जो फुला हुआ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बड कहते हैं। यहाँ पर भी एक फुला हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये भी बड ही है एक तरीके का। अब ये जो बड्स होते हैं ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक तरीके का बड होता है जो कि फूल उगाने में मदद करता है, जो बाद में जाके फूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम हिंदी में कली कहते हैं, है ना। इन हिंदी दैट इज कॉल्ड एज कली। तो फूल एक तरीके से कली के खिलने पर ही उगता है, मतलब फ्लावर बर्ड्स एक्चुअली ब्लॉसम एंड देन दे गिव राइज टू बिग फ्लावर्स, है ना। सो कली का खिलना या ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर्स, दैट इज ऑल दैट वी मीन बाय द वर्ड बड। बड एक्चुअली कली का ही एक इंग्लिश वर्जन है, लेकिन वो एक फ्लोरल बर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं जिससे फूल उगता है। लेकिन बर्ड सिर्फ फूल उगाने के काम नहीं आता है, वो एक तरीके का बर्ड हो गया। बर्ड्स ऐसे बहुत से तरीके के हो सकते हैं, ऐसे भी बर्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि नए लीव्स उगाने में मदद करें, ठीक है, और ऐसे भी बर्ड्स हो सकते हैं जो नए ब्रांचेस उगाने में मदद करें, ओके। सो बर्ड्स ब्रांचेस, डाल, नए नए तरीके के डाल और शाखाएं उगाने के लिए भी बर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, या बर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो नए पत्ते बनाने के लिए यूज़ किए जाएं, या बर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो नए फूल बनाने के लिए यूज़ किए जाएं, ठीक है। सो बर्ड्स कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड देयर फंक्शंस कुड ऑल्सो बी डिफरेंट, and these are basically swollen structures which give rise to new plant parts, as simple as that। कि birds जो हैं वो swollen structures होते हैं जो नए plant parts बनाने में मदद करते हैं, मतलब वो या तो नए leaf में convert हो जाते हैं, या तो नए branches में convert हो जाते हैं, या तो नए flower में convert हो जाते हैं, ठीक है। So I hope bud is also clear to you। Now let us now discuss about leaf। leaf के बारे में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। one part is mentioned as a blade and another is mentioned as a petiole। so what is a blade? blade is the surface of the leaf, this is the plain surface of the leaf that is called as a blade। blade मतलब क्या है? पत्ते का जो सरफेस होता है, लीव्स का जो ग्रीन सरफेस होता है, फ्लैट प्लेन सरफेस होता है, उसको ब्लेड बोला जाता है। इस ब्लेड का एक और नाम होता है, आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैमिना। सो लैमिना और ब्लेड दैट मीन्स द ग्रीन प्लेन सरफेस ऑफ द लीफ। जो प्लेन सरफेस होता है ग्रीन कलर का लीव्स में, उस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? लैमिना कह सकते हैं, या फिर हम उसको ब्लेड कह सकते हैं, ओके। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय पिटियोल? पिटियोल मतलब क्या होता है? पिटियोल मतलब दैट इज द स्टॉक टू विच द लीफ इज अटैच। मतलब जैसे नॉर्मली अगर मैं यहाँ एक लीफ बनाऊँ इस तरीके से, तो इस लीफ से जुड़ा हुआ एक ऐसे डाली होती, एक छोटी सी डाली होती है, एक छोटा सा टेंडर सा ब्रांच होता है। इस डाल को हम क्या कहते हैं? पिटियोल कहते हैं इन साइंटिफिक लैंग्वेज। दिस स्टॉक, this tender branch
इज कॉल्ड एज अ पिटियोल। तो ये जो स्टॉक अटैच्ड है जिससे कि ये लीफ जुड़ा हुआ रहता है किसी भी ब्रांच से, इस छोटे से ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, इस छोटे से स्टॉक को हम क्या कहते हैं, पिटियोल कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये लीफ अटैच्ड है ये वाले ब्रांच से, है ना, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इस हिस्से से ये पूरा लीफ अटैच्ड है। तो ये वाला जो स्टॉक होगा, ये जो छोटा सा ब्रांच है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम पिटियोल बोलेंगे। ओके, सो दैट इज द स्टॉक टू विच द लीफ इज अटैच्ड टू द ब्रांच and that smaller and tender stalk is named as petiole. Okay, so I hope petiole is also clear to you. So यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से हर एक तरीके का पार्ट यहाँ पर देख लिया जो इस डायग्राम में मेंशन्ड है, और ये सब पार्ट्स हम लोगों को आगे जाके चैप्टर में डिटेल्स में समझना है। ठीक है, आगे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे एक एक पोर्शन हम लोग यहाँ पे अलग से डिटेल्स में समझेंगे। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ द रूट सिस्टम। हम लोग रूट्स के बारे में अब हम डिटेल्स में समझेंगे धीरे धीरे। वैसे स्टेम के बारे में पढ़ना है, फ्लावर के बारे में पढ़ना है, उसी तरीके से लीव्स के बारे में पढ़ना है, फ्रूट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले रूट्स के साथ शुरू कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रूट्स एंड वी विल ऑल्सो बी स्टडिंग टाइप्स ऑफ रूट्स। ओके, तो जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं, रूट्स का सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है दैट व्हाट आर रूट्स, रूट्स होता क्या है, इसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि रूट्स नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब दे आर नॉट ग्रीन, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। तो रूट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो नॉन ग्रीन होते हैं। या तो जनरली आप अगर रूट्स देखते हैं तो वो या तो वाइटिश ग्रेइश कलर के होते हैं, है ना। एंड अगर हम एग्जाम्पल ले लें कैरेट का, तो कैरेट हैज़ गॉट दिस रूट। कैरेट का जो ये फूड कंटेनिंग पोर्शन है ये भी एक तरीके का रूट है, तो ऑरेंज कलर का होता है या रेडिश कलर का होता है इसका रूट, है ना। तो नॉन ग्रीन होता है, कोई भी कलर होगा लेकिन ग्रीन कलर का रूट्स नहीं होता है। ओके, अब ये जो रूट्स है ये कहाँ ग्रो करते हैं, दिस ग्रोज अंडर द ग्राउंड, ये सॉइल के अंदर उगते हैं, सॉइल के बाहर नहीं उगते हैं। और ये रूट्स दो तरीके के होते हैं, दीज रूट्स आर ऑफ टू काइंड्स, दिस कुड बी टैप रूट्स और इट कुड बी फाइब्रस रूट्स। अब फाइब्रस रूट्स का एक और नाम होता है जो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। फाइब्रस रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज adventitious roots. Okay, so this is another name for fibrous roots. लेकिन टैप रूट को हम टैप रूट ही बोलते हैं, उसका कोई दूसरा अलग से नाम नहीं है। टैप रूट हैज़ ओनली गॉट अ सिंगल नेम, बट फाइब्रस रूट हैज़ गॉट टू नेम्स, इट कुड बी कॉल्ड एज फाइब्रस रूट और इट कुड बी कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, एनीवे चलिए अभी हम लोग टैप रूट डिटेल्स में समझते हैं। व्हाट इज गिवन अबाउट टैप रूट हियर। टैप रूट के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि टैप रूट में एक थिक मेन रूट होता है और उससे स्मॉलर रूट्स उगते हैं। जैसे कैरेट एक एग्जाम्पल है टैप रूट का, जिसमें कि कैरेट का ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन होता है ये थिक मेन रूट है, दिस इज़ द मेन रूट। और इससे जो ऐसे छोटे छोटे रूट हेयर बाहर निकल रहे हैं इसको हम लैटरल रूट्स बोलेंगे। ठीक है, जो स्मॉलर रूट्स इससे बाहर निकलते हैं ये सब रूट हेयर कहला सकते हैं या फिर इसको हम लैटरल रूट्स बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि टैप रूट्स में एक थिक मेन रूट होता है जो बीचों बीच होता है, जो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ उगता है बेस ऑफ द स्टेम से, एंड स्मॉलर रूट्स भी हो सकते हैं उसके चारों ओर जिसको हम लैटरल रूट्स कह पाएंगे। ठीक है, जिसको हम लैटरल रूट्स बोलेंगे। अब ये जो टिप ऑफ द रूट होता है, जो रूट का जो ये लास्ट हिस्सा है, ये जो टिप है, दिस टिप कंटेन्स अ थिम्बल शेप्ड रूट कैप। थिम्बल शेप मतलब एक नोकीला कैप जैसा फिक्स्ड होता है रूट के टिप पर, मतलब रूट के एंड पॉइंट पर, सबसे लास्ट वाले पोर्शन पे एक थिम्बल शेप्ड मतलब नोकीला शेप का बहुत ही शार्प टाइप का एक रूट कैप जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, रूट के एंड में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द रूट कैप प्रेजेंट इन द कैरेट। एंड इस रूट कैप का फंक्शन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रूट कैप प्रेजेंट इन टैप रूट्स,
तो इसका काम है दैट इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय द सॉइल पार्टिकल्स। ये रूट्स को बचाता है ताकि सॉइल पार्टिकल्स में बरीड होने से रूट्स डैमेज ना हो जाए कंप्लीटली, ठीक है। तो एक तरीके से ये रूट के प्रोटेक्शन के लिए होता है। सो रूट्स को बचा के रखने के लिए, प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, ताकि वो जल्दी डैमेज नहीं हो और ज़्यादा दिनों तक प्लांट सर्वाइव कर सके। तो रूट्स को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन रूट्स के टिप पर, उसके एंड पॉइंट पर थिम्बल शेप्ड रूट कैप प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि काफ़ी नोकीला होता है। ऑल राइट, एंड इस तरीके का जो रूट सिस्टम कभी भी हम देखते हैं जिसमें कि एक बीच में एक थिक रूट है जिसको मेन रूट बोल रहे हैं, और उसके चारों ओर बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स उग रहे हैं जिसको लैटरल रूट्स बोल सकते हैं या रूट हेयर बोल सकते हैं। ऐसा टाइप का रूट सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इस टाइप के रूट सिस्टम को टैप रूट सिस्टम कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है कि कैसे तरीके के प्लांट्स में टैप रूट दिखता है। एक तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कैरेट का, कैरेट एग्जाम्पल तो आपको पहले से पता होना चाहिए। उसके बाद रेडिश, ओके, पी प्लांट, रोज़ प्लांट, मस्टर्ड, बैल्सम, इन सब का एक तरीके से एग्जाम्पल है ये सब रूट, टैप रूट का, कि इन सारे प्लांट्स में किस तरीके का रूट प्रेजेंट होता है? टैप रूट प्रेजेंट होता है। ओके, सो यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आइडेंटिफाई अ टैप रूट फ्रॉम द डायग्राम, मान लीजिए डायग्राम दिया हुआ है और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है कि कौन सा टैप रूट है, तो आपको डायग्राम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर। डायग्राम में आपको ये समझना होगा कि बीच में एक थिक मेन रूट होना चाहिए, बीच में एक थिकर रूट होना चाहिए, एंड उसके चारों ओर बहुत सारा लैटरल रूट्स प्रेजेंट होना चाहिए। जो छोटे छोटे रूट्स होंगे उसको वो कवर करके रहेंगे, है ना। इट इज़ गोइंग टू सराउंड द होल थिक मेन रूट, एंड रूट के टिप पर, सबसे लास्ट एंड पॉइंट पर रूट कैप प्रेजेंट होना चाहिए जो कि इस रूट को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सारा फीचर्स जब आप किसी रूट सिस्टम में देखते हैं तो वो टैप रूट सिस्टम होता है। ओके, सो आई होप टैप रूट इज़ क्लियर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ रूट सिस्टम, दैट इज़ फाइब्रस रूट सिस्टम। अब फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या फीचर्स हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। अब यहाँ पर फाइब्रस रूट का, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि फाइब्रस रूट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ एडवेंटिशियस रूट, इसका एक और नाम है, इसको हम एडवेंटिशियस रूट भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्टेम के बेस से जब बहुत सारे रूट्स क्लस्टर्स में उगने लगे, झुंड में उगने लगे या फिर बहुत सारे गुच्छों में उगने लगे, तब हम रूट्स को क्या कहेंगे? फाइब्रस रूट्स कहेंगे, ठीक है। सो व्हेन द रूट्स आर ग्रोइंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड इन क्लस्टर्स एंड इन अ ग्रुप टुगेदर एंड देयर इज नो थिक मेन रूट, इसमें कोई थिक मेन रूट प्रेजेंट नहीं होता है, बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स एक साथ उगने लगते हैं, लाइक अ क्लस्टर, लाइक अ बंच टुगेदर। सो बहुत सारे रूट्स एक साथ जब ग्रुप बनाकर एक साथ उगने लगे, क्लस्टर में उगने लगे, और वहाँ पर कोई थिक मेन रूट नहीं होता है, तो उस तरीके के रूट को हम फाइब्रस रूट बोलते हैं या एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। ओके, एंड ईच रूट इज़ ब्रांचिंग आउट फर्दर, एंड इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ दिए हुए हैं, मैरीगोल्ड, सीरियल्स, ग्रासेस एट्सेट्रा, इन सब के पास क्या होता है? फाइब्रस रूट होता है। ओके, अब दोनों तरीके के रूट्स में एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है? रूट हेयर इज कॉमन इन बोथ द टाइप्स ऑफ रूट्स। देयर आर क्लस्टर्स ऑफ वेरी फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर रूट हेयर, मतलब छोटे जो हेयर जैसे थिकनेस के जो रूट्स होते हैं, मतलब हेयर का जितना थिकनेस होता है उतना पतला रूट्स अगर रूट्स में प्रेजेंट हो, मेन थिक रूट के आसपास हो या फाइब्रस रूट में कहीं कहीं पर आप अगर आप देखते हैं तो वो सब रूट हेयर होता है। तो फाइब्रस रूट में भी रूट हेयर प्रेजेंट होता है और टैप रूट में भी रूट हेयर प्रेजेंट होता है। रूट हेयर का क्या फंक्शन है, क्या काम है? दैट इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल वेरी ईजीली। अगर कोई थिक रूट है और उसके आसपास कोई रूट हेयर नहीं है तो वो थिक रूट को पानी एब्जॉर्ब करने में, मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन रूट हेयर वाटर एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करने में बहुत
ईजी कर देता है उस प्रोसेस को। रूट हेयर में एब्जॉर्प्शन करवाना या मिनरल्स एब्जॉर्ब कराना, वाटर एब्जॉर्ब कराना बहुत ईजी है, ठीक है। So if I give you two diagrams, I hope you will be able to identify which one is a fibrous root and which one is a tap root. तो अगर आपको ये समझ आ गया है then you will be able to identify the diagrams, okay? ठीक है, I'll just draw the diagrams for you so that you will be able to identify which one is a tap root and which one is a fibrous root. ओके, सो डायग्राम देखकर मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा डायग्राम टैप रूट रिप्रेजेंट करता है और कौन सा डायग्राम फाइब्रस रूट रिप्रेजेंट करता है। तो डायग्राम को ध्यान से देखिए और सोचिए, समझिए और फिर बताइए कि इनमें से कौन सा टैप रूट रिप्रेजेंट करता है और कौन सा फाइब्रस रूट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको ढूंढना है टैप रूट के लिए एक थिक मेन रूट एंड उसके चारों ओर लैटरल रूट्स या रूट हेयर जो उसको कवर करते हैं। एंड फाइब्रस रूट में आपको क्लस्टर ढूंढना है रूट्स का गुच्छा ढूंढना है जो एक ही स्टेम के बेस से बहुत सारे रूट्स एक साथ उगते हैं, वैसा आपको एक रूट सिस्टम ढूंढना है, ठीक है। तो दोनों डायग्राम्स को देख करके पहचानने की कोशिश करिए एंड अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। ऑल राइट, अभी यहाँ पर फर्स्ट, जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर एक थिक मेन रूट है। ये जो रूट आप देख रहे हैं, दिस इज़ द थिक मेन रूट, राइट। ये जो थिक मेन रूट है इसके चारों ओर आपको इस तरीके से ये सब जो रूट हेयर दिख रहा है, इसके चारों ओर आपको इस तरीके से रूट हेयर फैला हुआ दिख रहा है ना, लैटरल रूट्स दिख रहा है इसके चारों ओर और बीच में एक थिक मेन रूट है। तो इस तरीके के रूट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम कहते हैं, राइट। और दूसरा वाला जो डायग्राम है इसमें स्टेम के बेस से, ये बेस ऑफ द स्टेम है और यहाँ से बहुत सारे रूट्स बाहर की तरफ इस तरीके से स्प्रेड हो रहे हैं और उन सारे रूट्स के आसपास भी बहुत सारा रूट हेयर प्रेजेंट है। तो इस तरीके का रूट सिस्टम क्या कहलाता है, फाइब्रस रूट सिस्टम कहलाता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ फाइब्रस रूट, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम बी, ओके। चलिए इसके बाद अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में आगे आपको दिया हुआ है फंक्शंस ऑफ रूट्स, तो एक एक करके फंक्शन समझेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन है दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स जो हैं वो वाटर, मिनरल्स और दूसरे तरीके के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है। और ये एब्जॉर्प्शन एक्चुअली कौन करता है, रूट हेयर करता है, ठीक है। सो रूट हेयर के थ्रू ये सारे मटेरियल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है और धीरे धीरे इस रूट हेयर से एब्जॉर्ब होने वाले मटेरियल्स को वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ऊपर की तरफ फैला दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है। ये जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है या मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहा है, ये वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ मूव करना शुरू होता है एंड स्टेम्स के थ्रू लीव्स तक पहुंचाया जाता है, ब्रांचेस तक पहुंचाया जाता है, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक इन न्यूट्रिएंट्स और वाटर को पहुंचाया जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले एब्जॉर्ब करने वाला कौन है, रूट हेयर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ रूट सिस्टम, ठीक है। सो पहला बेसिक फंक्शन तो यही है कि पानी सोखने के लिए, पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स का हम लोगों को प्लांट में ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स इम्पॉर्टेंस कि बिना रूट्स के प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको एक्टिविटी नंबर 2 दिया गया है। इस एक्टिविटी 2 में हम लोगों ने इस तरीके से 2 पॉटेड प्लांट लिया है। इन दोनों पॉटेड प्लांट में एक में रूट सिस्टम भी है और शूट सिस्टम भी है, ठीक है। फर्स्ट वाले में दोनों पार्ट्स हैं प्लांट के, लेकिन सेकेंड वाले डायग्राम में जैसे आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ शूट सिस्टम है, ब्रांचेस हैं, स्टेम्स है, लीव्स है, एवरीथिंग इज देयर, ओनली द शूट सिस्टम इज देयर। बट यहाँ पर आपको कोई रूट सिस्टम नहीं दिख रहा है ना, पॉट के अंदर सेकेंड वाले डायग्राम में कोई रूट सिस्टम नहीं है क्योंकि इसके रूट्स को काट कर बस इसके स्टेम को ज़मीन में ऐसे ही बरी कर दिया गया है, पॉट के अंदर इसको बरी कर दिया गया है, ठीक है। और कुछ दिन के लिए इसको इस तरीके से छोड़ देना है, इन दोनों पॉट्स को छोड़ देना है, रेगुलरली
पानी, न्यूट्रिएंट्स, इन दोनों को प्रोवाइड करना है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद हम ये देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो पॉटेड प्लांट है वो हेल्दीली उगेगा, हेल्दी उसका ग्रोथ होगा, क्योंकि उसके पास रूट सिस्टम भी है पानी एब्जॉर्ब करने के लिए एंड ग्रो करने के लिए। लेकिन सेकंड वाला प्लांट कुछ दिन के बाद सरवाइव नहीं कर पाएगा एंड अल्टीमेटली द सेकंड प्लांट इज़ गोइंग टू डाई। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? सेकेंड वाला प्लांट क्यों सूख जाएगा, क्यों सरवाइव नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके पास रूट सिस्टम नहीं है। रूट सिस्टम नहीं होने की वजह से प्लांट के पास और कोई ज़रिया नहीं है जिससे कि वो वाटर एब्जॉर्ब कर सके, और वाटर एज यू नो दैट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग फोटोसिंथेसिस। बिना पानी के कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, अपना खाना नहीं बना सकता है, एंड विदाउट फूड नन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव, है ना। कोई भी तरीके का ऑर्गेनिज्म बिना खाने के तो सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसीलिए जो पॉटेड प्लांट है जो दूसरे गमले में रखा हुआ है, वो दूसरे गमले में रखा हुआ जो प्लांट होगा वो कुछ दिनों के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड वो सूख कर ड्राई हो जाएगा एंड अल्टीमेटली दैट इज़ गोइंग टू डाई। एंड द रीज़न बिहाइंड इट दैट द सेकेंड पॉटेड प्लांट डज नॉट हैव रूट सिस्टम। उसका रूट सिस्टम काट दिया गया है, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो आई होप एक्टिविटी 2 इज़ क्लियर नाउ। अभी हम लोग इसके सेकंड फंक्शन में बढ़ेंगे। ये तो फर्स्ट फंक्शन था कि रूट्स का काम होता है पानी एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स एब्जॉर्ब करना सॉइल से, है ना। सेकंड फंक्शन क्या है? सेकंड फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है दैट रूट्स एंकर द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। मतलब प्लांट को सॉइल में पकड़ कर रखने के लिए रूट्स मदद करते हैं। रूट्स ना हो तो प्लांट ज़मीन में सीधे खड़े नहीं रह पाएंगे एंड दे आर गोइंग टू ड्रूप एंड दे आर गोइंग टू फॉल डाउन वेरी इजीली। तो रूट्स एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, जिससे कि वो सॉइल पार्टिकल्स को अच्छे से बाइंड करके पकड़कर सीधे खड़े रह सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 3। इस एक्टिविटी में क्या बताया जा रहा है? इस एक्टिविटी में हम लोगों को एक बर्तन लेना है, एक बोल लेना है, और उसमें कुछ अमाउंट ऑफ कॉटन वुल रखना है। कॉटन वुल के अंदर हम लोगों को कुछ ग्राम सीड्स डालना है। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है ब्राउन कलर के, इस तरीके से यहाँ पर ग्राम सीड्स रखे हुए हैं। इन ग्राम सीड्स को कॉटन वुल में डालने के बाद उस पर रेगुलरली 1 वीक तक आपको पानी स्प्रिंकल करते रहना है, पानी उस पर छिड़कते रहना है 1 वीक तक, है ना। कुछ कुछ ड्यूरेशन में हर एक दिन थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी छिड़कते रहना है उस बोल के अंदर। 1 वीक के बाद हम देखेंगे कि ये जो सीड्स हम लोगों ने डाला ग्राम का, उसमें से छोटे छोटे पौधे उगने लगे हैं, प्लांटलेट्स उगने लगे हैं। और जब इन प्लांटलेट्स को हम उखाड़ना चाहेंगे, पुल करना चाहेंगे, अपरूट करना चाहेंगे, तो इस प्लांटलेट से जुड़ा हुआ जो रूट्स होगा वो कॉटन वुल के साथ चिपका हुआ रहेगा या अटैच्ड रहेगा। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन दैट द रूट्स क्लिंग टू द कॉटन वुल एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुल देम आउट। तो काफ़ी मुश्किल होगा प्लांटलेट्स को कॉटन वुल से अलग करना, क्योंकि वो कॉटन वुल के साथ पूरी तरीके से क्लिंग्ड रहेंगे, मतलब पूरी तरीके से अटैच्ड रहेंगे और उसको वहाँ से उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो ये हम क्यों यहाँ समझना चाह रहे हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं इस एक्टिविटी में, क्योंकि इससे ये पता होता है, ये जाहिर होता है कि रूट्स जो हैं वो प्लांट को सॉइल में इसी तरीके से फर्मली पकड़ कर रखते हैं और सॉइल को लूज़ होने नहीं देते हैं। सॉइल पार्टिकल्स आर टाइटली बाइंड बिटवीन द रूट्स एंड रूट्स सॉइल को इस तरीके से पकड़ कर रखते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स सॉइल में ड्रूप नहीं करते हैं, गिरते नहीं हैं और वो सीधे खड़े रह पाते हैं। सो रूट्स इन अ वे दे आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ सपोर्ट टू द प्लांट, जिसके वजह से वो सीधे खड़े रह सकते हैं। और अगर हम रूट्स को उखाड़ना भी चाहेंगे तो हमें काफ़ी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम किसी रूट को उखाड़ सकते हैं। प्लांट्स के रूट्स को उखाड़ना इसीलिए मुश्किल होता है, और जितना ज़्यादा बड़ा प्लांट होता है, जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ का प्लांट होता है, उतना ज़्यादा उसका रूट्स भी उतना ही स्ट्रॉन्गर होता है और उतना ही टाइटली वो सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है। इसीलिए जैसा कि इस एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा कि कॉटन वुल को किस तरीके से ग्राम सीड्स का जो प्लांटलेट्स उगा था
वो ग्राम सीड्स के प्लांटलेट्स किस तरीके से कॉटन वूल को पकड़ कर रखते हैं। इन द सिमिलर मैनर जो नॉर्मल रूट्स उगता है किसी भी प्लांट का जो सॉइल में होता है, कॉटन वूल में नहीं, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, सॉइल के पार्टिकल्स को भी नॉर्मली रूट सिस्टम इसी तरीके से जकड़ कर रखता है, फर्मली टाइटली पकड़ कर रखता है, जिसके वजह से प्लांट को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है और वो प्लांट सीधे खड़े रह पाता है। ठीक है, सो आई होप द सेकेंड फंक्शन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन लेट अस कम टू द थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन में ये बताया जा रहा है कि रूट्स हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय बाइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स। जो रूट सिस्टम होता है प्लांट्स का, वो जैसा हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में पढ़ा कि वो प्लांट को पकड़ कर रखने में मदद करते हैं, प्लांट को एंकर करके रखते हैं, मजबूती से पकड़ कर रखते हैं प्लांट्स को। ऐसा करने के लिए रूट्स को सॉइल पार्टिकल्स को भी बाइंड करके रखना पड़ता है। तो अगर सॉइल पार्टिकल्स को कोई पकड़ कर मजबूती से बाइंड करके रखेगा तो सॉइल पार्टिकल्स रिमूव नहीं हो पाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी फ्लोन अवे बाय द विंड। ठीक है, तो सॉइल पार्टिकल्स जब उड़कर कहीं और चला जाता है, सॉइल का जो ऊपरी टॉप मोस्ट लेयर है जब वो बह जाता है पानी के साथ या उड़कर एयर से कहीं और चला जाता है, जब बहुत तेज़ हवा चलता है तो सॉइल का जो पार्टिकल्स उड़कर कहीं और चला गया, या बहुत ज़्यादा बारिश होता है या बहुत ज़्यादा पानी बहता है सॉइल के ऊपर, तो पानी के साथ अगर सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर बहकर कहीं और चला गया तो इस पूरे प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन कहते हैं, जिससे कि टॉप मोस्ट लेयर रिमूव हो जाता है या कहीं और चला जाता है। तो जिस जगह का टॉप मोस्ट सॉइल रिमूव हो गया उस जगह अब फर्टाइल नहीं है सॉइल, है ना, सब सॉइल आ जाता है, उसका जो सेकंड लेयर है सॉइल का वो एक्सपोज हो जाता है और वो उतना फर्टाइल नहीं होता है, जिसके वजह से उस पर अगर हम कोई भी प्लांट उगाएंगे तो वो अच्छे से नहीं उगेगा। तो इसीलिए सॉइल इरोजन बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। सॉइल इरोजन प्रिवेंट करना चाहते हैं लोग, क्योंकि सॉइल इरोजन से नुकसान होता है, प्लांट्स उग नहीं पाते हैं, फर्टिलिटी लॉस होता है ना। सॉइल का जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ नेचर है, वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो इसलिए सॉइल इरोजन इज़ नॉट अ फेवरेबल थिंग दैट हैज़ टू बी प्रिवेंटेड एवरी टाइम इन एवरी पॉसिबल मैनर। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक नेचुरल तरीका ये है कि अगर हम बहुत सारे प्लांट्स उगाएंगे, बहुत सारे ट्रीज़ लगाएंगे, तो ट्रीज़ के जो रूट्स होंगे, प्लांट्स के जो रूट्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ कर रखेंगे। तो जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आएगा तो पानी के साथ वो सॉइल पार्टिकल्स बहकर दूसरे जगह नहीं जा पाएंगे, या बहुत तेज़ हवा भी चलेगा तो उस हवा के साथ भी सॉइल पार्टिकल्स कहीं और उड़कर नहीं जा सकते हैं। तो जब सॉइल पार्टिकल्स को बांध कर एक जगह रखा गया है तो सॉइल पार्टिकल्स अब कहीं दूसरे जगह रिमूव होकर नहीं जा सकते हैं, जिसके वजह से सॉइल एक ही जगह टिका हुआ रहेगा, एक ही जगह ठहरा हुआ रहेगा और सॉइल इरोजन नहीं होगा। और सॉइल इरोजन प्रिवेंट करना भी ज़रूरी है, बिकॉज दैट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड दैट विल फर्दर रिजल्ट इन न्यू प्लांट्स कैन नॉट ग्रो ड्यू टू दिस लॉस ऑफ फर्टिलिटी। तो इसीलिए सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने का एक तरीका होता है कि बहुत सारे प्लांट्स हम लोग उगाएं, मतलब अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, बहुत सारा प्लांट्स एक बार में लगाना चाहिए, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता है। तो ये भी एक तरीके का रूट्स का एक एबिलिटी है, एक फंक्शन है कि वो सॉइल इरोजन रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ कर बाइंड करके रखते हैं, है ना। इसके बाद फोर्थ फंक्शन भी है। फोर्थ फंक्शन ये है कि रूट्स को मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो इन सारे फंक्शंस के अलावा भी दूसरा फंक्शंस कर सके, जैसे कि स्टोरिंग फूड एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं कि रूट्स सॉइल को पकड़ सकता है, या रूट्स पानी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, सॉइल इरोजन को रोकता है। तो ये सब तो बेसिक फंक्शन है रूट्स का, कि ये सब काम तो रूट्स करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अलग तरीके के फंक्शंस हैं जो रूट्स परफॉर्म करते हैं जब रूट्स मॉडिफाई हो जाते हैं, मतलब जब उनका जो स्वरूप है वो चेंज हो जाता है, जब उनका जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, जब वो मॉडिफाई हो जाते हैं तो अलग तरीके के स्पेशल फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज बेसिक फंक्शंस। ठीक है, इन बेसिक फंक्शंस को छोड़कर भी मॉडिफाइड रूट्स अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि स्टोरिंग फूड एंड रिप्रोडक्शन, खाना स्टोर करना और रिप्रोडक्शन करना। स्टोरिंग फूड का एक आंसर तो आपको पहले से पता है, एक एग्जाम्पल आप पहले से जानते हैं, कैरेट एक तरीके का टैप रूट है,
लेकिन कैरेट को हम कंज्यूम करते हैं, वी ईट दैट। क्यों खाते हैं उसको? क्योंकि उसमें खाना स्टोर किया हुआ है ना, फूड स्टोर किया हुआ है। तो रूट्स में फूड को स्टोर करना और उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। सो कैरेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मॉडिफाइड रूट इन विच फूड इज स्टोर्ड। ठीक है, तो उसी तरीके से रिप्रोडक्शन का भी फर्दर हम लोग आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टोरेज ऑफ फूड एंड रिप्रोडक्शन जैसे अलग अलग तरीके के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि मॉडिफाइड रूट्स परफॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आज के क्लास में आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। आई होप सारा टॉपिक्स आपको आज का क्लियर है, सब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो आज हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया टाइप्स ऑफ रूट्स। हम लोगों ने आज डिफरेंट टाइप्स के रूट्स के बारे में पढ़ा, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, दोनों के एग्जांपल्स देखे, दोनों किस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं दोनों टाइप के रूट्स के, वो देखा हम लोगों ने। एंड फंक्शंस ऑफ रूट के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि किस तरीके के सिंपल बेसिक फंक्शंस रूट्स परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, दैट इज़ टुमारो, हम लोग मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि रूट्स और कितने तरीके के एडिशनल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज बेसिक फंक्शंस। ठीक है, सो विल मीट टुमारो स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम एंड वी विल स्टार्ट विथ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स टुमारो। ओके, अगर कोई डाउट रहेगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कल के क्लास में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। We'll meet tomorrow at the same time and we will start with modification of roots. Okay, thank you.